this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 questions of a research aptitude which were asked in June 2012. Okay guys, as we have earlier discussed many more previous year question papers. If you people are new, you have not watched my videos, so you can watch my videos. I'll provide you link in the description section, the link named as NTA-NET paper 1. On the link I am providing you guys 2008 to 2019 question papers, all previous year question papers plus a mock test series, MR questions by tricks and tips as well. So let's start our video. The research that aims at immediate application is called as, जो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें इमीडिएट एप्लीकेशंस होते हैं? इसका आंसर सभी ने सही दिया है, बट रेस्ट एम्पिरिकल, कंसेप्चुअल, फंडामेंटल रिसर्च भी हमें पता होनी चाहिए. ओके गाइस, तो इसका आंसर नो डाउट एक्शन रिसर्च है. सबने आंसर करेक्ट दिया है. एक्शन रिसर्च इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट हम बाकी सारी रिसर्च को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी सारी रिसर्च क्या होती हैं. पहले तो हम एक्शन रिसर्च को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, एक्शन रिसर्च आपकी philosophy and is a philosophy and methodology of research generally applied social science के subjects में ये apply होती है. It seeks transformative change through the simultaneous process of taking action and doing research which are linked together by critical reflection. एक्शन रिसर्च आपने टीचिंग ट्रेनिंग, जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया होगा, टीचिंग ट्रेनिंग में एक फाइल बनती है एक्शन रिसर्च के नाम से, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से. तो उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक बच्चा है ना, तो वो स्कूल बहुत कम आता है, जब आता है तो चुपचाप बैठता है. तो मैंने उस पर्टिकुलर बच्चे पे क्या किया है, अपना एक्शन रिसर्च किया है, इमीडिएट एक्शन लिया है, उसकी पूरी एक फ़ाइल बनाई है. फिर उसकी फ़ाइल मतलब उसका इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस टाइप से मैंने बनाया. फिर उसके उन सारी चीज़ों को ले करके मैंने उस पर एक्शन लिया है. या फिर मैं बोल सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ा रहे हो क्लास में, एक बच्चा कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया उस टाइम, रेंडमली आपने क्या एक्शन लिया, दैट इज़ योर एक्शन रिसर्च. ओके गाइज, आई गेस ये एक्शन रिसर्च आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब देखिए सिक्वेंशियल ऑपरेशन, ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये आपके काम का नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च है. बाकी का हम डिस्कस कर लेते हैं. और हमारे क्वेश्चन में क्या था, जस्ट अ मिनट, फंडामेंटल थी, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल थी. जस्ट अ मिनट, फंडामेंटल, एक्सपेरिमेंटल. देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप ये ध्यान रखना कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा है, वो 7 साल का हो गया, बहुत दुबला पतला सा है, कुपोषण का शिकार मुझे लग रहा है, माल न्यूट्रिशन का शिकार लग रहा है. तो हम क्या उसको देख के मैंने क्या अनुमान लगाया या क्या प्रिडिक्ट किया कि भाई इसे ना बचपन में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, जिसका रीज़न ये निकल के आया कि ये बच्चा ना कुपोषण का शिकार या फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया. ठीक है, तो कॉज क्या था? न्यूट्रिशन. इफेक्ट क्या हुआ? बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका बताता है किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. या फिर किसी को डायबिटीज़ हो गया है ना, तो आपने कॉज फाइंड आउट किया कि भाई शक्कर की वजह से हुआ, इसने शक्कर बहुत खाई होगी, चीनी की मात्रा ज़्यादा है, ये वो. तो कॉज क्या था? शुगर. इफेक्ट क्या हुआ? डायबिटीज़. तो आपका ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. मेडिकल साइंस में भी ऐसे हम देखते हैं कि कैंसर है और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, है ना, ये सब सिगरेट और ये सब चीज़ों से होती हैं, है ना. तो ये सब नहीं करनी चाहिए, इनका रिजल्ट निकलता है कैंसर. तो कॉज क्या हुआ? सिगरेट वगैरह. रिजल्ट क्या आया? कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यही होती है इन विच कंडीशंस आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं एज अ टीचर इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है कि मैं देख सकूँ कि क्या है. अब मैं क्या करूँगी, उन चीज़ों को
कम कर सकती हूँ, उस कॉज को कम कर सकती हूँ, तो उससे इफेक्ट क्या होगा, सही इफेक्ट आएगा, है ना। तो यही है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ कंसेप्चुअल रिसर्च पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इज कंडक्टिंग बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंसेप्चुअल रिसर्च की ये डेफिनेशन लिख के रखी है, ऑलरेडी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इस पे आप क्या कर रहे हो, इसको आपने रीड किया, कंसेप्चुअल रिसर्च का ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपने ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया, ऑलरेडी प्रेजेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है कंसेप्चुअल रिसर्च की ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो वही चीज़ हुई, इट डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, ये मूर्त विचारों से या आइडियाज से रिलेटेड होती है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट से, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से या फिर आइडिया से रिलेटेड होती। कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्चुअल रिसर्च का फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने रख दिया, तो आपने क्या किया, इसी को एनालाइज किया, इसी को ऑब्जर्व किया, ठीक है, अपने आइडियाज से, अपने थॉट प्रोसेस से, ठीक। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया आपने, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थी उसी को एनालाइज किया, दैट इज योर कंसेप्चुअल रिसर्च। ओके गाइज, now last one is your empirical research। देखिए, empirical research is research using empirical research, है ना। it also a way of gaining knowledge by means of a direct or indirect observation or experience। इसका मतलब है कि आप नॉलेज कंडक्ट कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली कंडक्ट करो या इनडायरेक्टली कंडक्ट करो, ठीक है। इट कैन बी एनालाइज, ये दोनों तरह से एनालाइज की जाती है, क्वालिटेटिव भी एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी। एम्पिरिकल को आप समझ सकते हैं ऐसे कि इसे शाही बोलते हैं ना, शाही शोध, है ना। तो एक्शन रिसर्च आपको समझ में आ गई होगी, इमीडिएट एक्शन लेना, किसी बच्चे ने, आप पढ़ा रहे पीछे से चौक मारी, इंस्टेंट आपने एक्शन लिया, दैट इज योर एक्शन रिसर्च। ओके गाइज, और ये जो एक्शन रिसर्च है ना, ये एक ही बंदे पे या इस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिगार्डिंग ही की जाती है। ओके, नाउ when two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following explanation is used। पहली बात तो इसमें आपको टर्मिनोलॉजी पता चली, footnotes पता होना चाहिए, IBID पता होना चाहिए, ET.AL, है ना, ये पता होना चाहिए, D ऑप्शन एंड C, ये सारे ऑप्शन हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये होते क्या हैं। ओके, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके नहीं चलना है। देखिए, फुट नोट क्या होता है, जैसे कि आपका ये बुक का पेज है, इस पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी थी, आप छोटे क्लास में पढ़ते थे, है ना, या फिर अभी भी आप रेफरेंस बुक्स उठाओगे अपने, तो आपको पेज पे तो आपके उस टॉपिक के लिए लिखा ही है। फॉर एग्जांपल, अखबार के बारे में पढ़ रहे हैं, लिखा है, तो यहाँ पे इस छोटे से कॉलम में अखबार के बारे में लिख दिया जाएगा कुछ थोड़ा सा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज इन द बुक। पेज के बॉटम पे बुक में ये ऐड की जाती है, ये आपके फुट नोट्स होते हैं, ठीक है। फुट नोट्स मैंने क्लियर कर दिया ना। IBID क्या होता है, एक फॉर्मल राइटिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल राइटिंग टू मीन द सेम बुक और पीस ऑफ राइटिंग एज द वन दैट हैज जस्ट बीन मेंशन्ड। क्या मतलब हुआ इसका, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास। इट मीन्स इन द सेम प्लेस के लिए ये यूज़ होता है। फुट नोट्स में हमारा ये यूज़ होता है, ठीक है, फुट नोट्स में ये यूज़ होता है। और क्या है, कॉमनली यूज इन द एंड नोट या फुट नोट्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, साइटेशन और स्कॉलरी रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, टू रिफर द सोर्स साइटेड इन द प्रेसीडिंग नोट ऑन द लिस्ट आइटम। मतलब जब हम स्कॉलरी रेफरेंस या फिर हम रिसर्च कर रहे होते हैं बिब्लियोग्राफी में अपने, या फिर साइटेशन या स्कॉलरी रेफरेंस में यूज़ करते हैं कि हमने कौन से सोर्स साइट किए हैं इसमें, प्रेसीडिंग नोट्स में या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स में, तो हम ये अपना पर्टिकुलर IBID यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा है, आप इसमें इतना ध्यान रखना, जस्ट अ मिनट, कि ये फुट इन नोट या फुट नोट्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये नीचे का ये पैराग्राफ आप याद रखना, ठीक। नाउ OP.CIT क्या है, ये एक रिफर द रीडर टू अ साइटेड वर्क स्टैंडिंग इन फॉर रिपीटिशन ऑफ अ फुल टाइटल ऑफ द वर्क। मान लो एक किसी वर्क का एक टाइटल उसको बार बार रेपिटेशन करना है, तो इसलिए ये OP उसको ना रिपीटेशन करके हम OP.CIT यूज़ करते
कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है द वर्ड ऑफ स्लेमेंडर 1999 बाय जेन क्यू स्मिथ। अब यही चीज़ बार बार आ रही है तो मैंने यूज़ कर लिया एक स्टाइल को, स्मिथ op.cit। ठीक है, ये हमारा हो गया op.cit का। et.al का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एंड अदर्स। इसका ये एक होता है जब सोर्स मल्टीपल ऑथर से लिए जाते हैं, है ना। जैसे बोला कि जॉन एंड ब्रदर्स, है ना, या कुछ एंड कुछ, है ना। तो जब बहुत सारे ऑथर आप डेफिनेशन लिखते हो ना, जॉन एंड ब्रदर्स, कुछ भी, अभी मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ऑथर्स, तो एंड अदर्स करके आप लिख नहीं देते हो डेफिनेशंस में, तो उसके लिए ये आपका यूज़ होता है। नाउ लास्ट वन इज log.cit। ये फूड नोट या इन नोट टर्म है यूज टू रिपीट द टाइटल एंड पेज नंबर। टाइटल और पेज नंबर को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है एक गिवन वर्क के लिए, ठीक है। और हम बोलें अगर हमारे पास IBID नहीं है, IBID की जगह log.cit भी यूज़ हो सकता है। अगर ऑप्शन में IBID आना है, IBID नहीं है, तो आप log.cit यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फूड नोट्स रिफर टू द सेम वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा था IBID में कि क्या होता है, टू और मोर सक्सेसिव फूड नोट्स सेम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी डाउट, जस्ट अ मिनट, विदाउट एनी डाउट इसका आंसर IBID होना चाहिए। ठीक, जब IBID नहीं होगा, अगर ऑप्शन में आपके सपोज दैट ये मेंशन नहीं था तो आप ये लगा सकते थे। ठीक है, et.al तो आपका होगा नहीं, op.cit होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्ड का रेपिटेशन हो रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं बताया था कि द वर्ड ऑफ सैलेमेंडर 1999 बाय जेन क्यू स्मिथ, इसको हम लिख सकते हैं स्मिथ op.cit, तो ये भी नहीं होगा। et.al नहीं होगा क्योंकि एंड अदर्स, एंड अदर ऑथर की बात भी नहीं हुई है। ठीक, अब ये अगर IBID ना होता तो आप log.cit करते। अब जो IBID है फॉर्मल राइटिंग है, ठीक है, टू मीन इन द सेम बुक और अ पीस ऑफ राइटिंग एज द वन हैज जस्ट बीन मेंशन। ठीक है, सेम प्लेस के लिए यूज होता है। इन नोट या फूड नोट्स में ये आपका बेसिकली फूड नोट्स लिखा है ना, इसमें फूड नोट्स या इन नोट्स में ये यूज़ होता है साइटेशन वर्क के लिए, आपके स्कॉलरी रेफरेंस के लिए। ठीक, तो IBID इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-year-old गर्ल आर टॉलर देन 7-year-old गर्ल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको वर्टिकल भी पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, एक्सपेरिमेंटल। देखिए वर्टिकल आपकी क्या होती है? वर्टिकल होती है मीन्स टू स्टडी अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दिस इज टेकिंग वन सब्जेक्ट। जब एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोलॉजी, यही आप स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज योर वर्टिकल स्टडी। ठीक है, वर्टिकल पढ़ ली। क्रॉस सेक्शनल आपकी होती है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एनालाइज डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, मतलब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके सबसेट्स, तो आपने यहाँ से इसको एनालाइज कर लिया। पॉपुलेशन तो पूरी हो गई ना, ये इसके अंदर जो आ रहे हैं सबसेट्स मेंबर्स, उससे आपने एनालाइज किया एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, वो आपकी होती है क्रॉस सेक्शनल डेटा। मेडिकल रिसर्च में, सोशल साइंस में, बायोलॉजी में ये यूज़ होता है। कहने का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल ये है कि आपके पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से ये सारे लोग हैं, ठीक, इनमें से किन्हीं दो को उठा के आपने ना क्या किया है, रिसर्च कर डाली है, तो आपकी ये क्रॉस सेक्शनल हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर तो पूरी पॉपुलेशन के होंगे ना, इसलिए ना। टाइम सीरीज क्या होती है? comprises method for analyzing time series data in order to extract meaningful statistics and other characteristic of a data. Time series forecasting is the use of a model to predict future values based on previous observed value. मतलब ये है कि आप future values को predict करते हो past के एनालिसिस के बेस पे। फॉर एग्जांपल मुझे सेल करनी है ना इस सीज़न, तो मैंने क्या किया, पिछले बार की या पिछले मंथ का हमने इवेल्युएट किया कि भाई 100 टन की सेल हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, 120 टन बना लिए, है ना, कि अगर एक्स्ट्रा होगा, या 110 टन मैंने बना लिया इस हिसाब से, है ना। तो ये हमारा हो गया कि टाइम सीरीज आपने पिछले बार का इवेल्युएट करके नेक्स्ट का आपने फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी कर लिया।
उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। जैसे बच्चे कुपोषण का शिकार हुए, मतलब उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ठीक है, तो क्या बोला है, 9 ईयर गर्ल्स, ओल्ड गर्ल्स और टॉलर, वो लंबी होती हैं, 9 साल की बच्ची, गर्ल्स बोला है ना, 9 ईयर ओल्ड्स नहीं, गर्ल्स की तो कोई बात ही नहीं, ये लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू 7 ईयर। तो मैंने क्या किया, उसी पॉपुलेशन में 9 ईयर का उठाया और इसका उठाया, तो मैंने स्टडी किया, तो साफ साफ ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल की बात हो रही है ना, क्रॉस सेक्शनल की बात हो रही है, ऐसे भी हमें पता चल गया। और देखिए वर्टिकल तो है नहीं, सेम चीज़ के लिए तो स्टडी कर नहीं रहे, या तो हम 7 साल के बच्चों का ये स्टडी करें या 9 साल के लिए, तो ये तो होगा नहीं। टाइम सीरीज भी नहीं है, क्यों, हमने पिछले के बेसिस पे पिछले बार कितने लंबे बच्चे हुए थे, तो इस बार ऐसा भी कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं बता रहा, तो बचा क्या, क्रॉस सेक्शनल भी मैंने बताया कि क्यों किया, पॉपुलेशन में से आपने उठाया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस और मीन फॉर। कॉन्फ्रेंस होती क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरा किसी भी क्वेश्चन को टारगेट करने का मतलब यही रहता है कि पहले आपको सारी चीज़ें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। अ लार्ज ऑफिशियल मीटिंग ऑफन लास्टिंग सेवरल डेज, एक लार्ज ऑफिशियल मीटिंग जो कि काफ़ी दिनों तक चलती है, जिसमें एट विच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उस संस्थान के मेंबर होते हैं, प्रोफेशंस एक्सेट्रा टू आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर को। मतलब कहने का ये है कि कॉन्फ्रेंस एक लार्ज ऑफिशियल मीटिंग होती है जो काफ़ी दिनों तक चलती है, जिसमें मेंबर्स, प्रोफेसर, वहाँ संस्था के लोग बैठकर कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करते हैं, जो उनकी फर्म को, जो उनकी संस्था को, जो समाज को प्रभावित करते हैं। ओके, ये आपकी कॉन्फ्रेंस हो गया। तो क्या है कॉन्फ्रेंस, किस लिए की जाती है, मल्टीपल टारगेट, हाँ बहुत सारे टारगेट हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन तो अभी हमने पढ़ा होता है, केसिंग न्यू रिसर्च। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हिंदी में हम समझे ना एक शब्द में, तो नए शोध का प्रदर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि नए शोध का प्रदर्शन करने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने कुछ बनाया, वो कॉन्फ्रेंस में सबके सामने उसने प्रेजेंट किया, तो नए शोध को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सारी ही चीज़ें हो गई, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 2 क्वेश्चन और बचे। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है, देखिए ये सबने आंसर दे दिया। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च वो होती है जैसे कि द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, जब किसी की डेथ हो गई या कुछ चोरी वगैरह हो गई, उसके बाद हमारे यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। तो क्या हुआ, इंसिडेंट तो हो गया, बाद में पुलिस पहुँची, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, उस पर रिसर्च की, दैट इज योर एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, ठीक है। कैरिड आउट पीरियर टू इंसिडेंट नहीं भाई, अलॉन्ग विद इंसिडेंट नहीं भाई, आउट कीपिंग ये भी नहीं है। अब देखिए इसके डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखी है। एक्सपोज फैक्टो स्टडी और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रिसर्चर। मतलब यही है कि भाई जब सब कुछ कहानी खत्म हो जाए ना, तब मैं रिसर्च करने पहुंचूं। तो यही तो हो गया कि पुलिस तभी पहुंच रही है जब सारी कहानी हो गई है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब नाउ लास्ट वन, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स, देखिए एथिक्स मैंने एक बार बताया था, एथिक्स मतलब जो हमारे लिए लीगल हो, ठीक है, लॉफुल हो, समाज की नज़रों में मान्य हो, मतलब सोसाइटेबल हो, है ना, जो अच्छा हो, गुड हो, है ना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारी रिसर्च एथिक्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। जो ये सब नहीं होता है, फ्रॉड होता है, नॉन लीगल होता है, इलीगल होता है, नॉन सोशेबल होता है, खुद का ही सोचना, वो आपका रिसर्च एथिक नहीं होता है। रिसर्च एथिक क्लियर हो गया ना। उसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है, ऑनेस्टी बिल्कुल होनी चाहिए, सच्चाई ही उसमें इंक्लूड की जाती है, इंटीग्रिटी भी इंक्लूड की जाती है, ऑब्जेक्टिविटी भी इंक्लूड की जाती है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है, ऑब्जेक्टिविटी आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, अब आप इनमें से टिक करोगे, एक ही टिक करोगे ना, आपने कोई रैंडम टिक करा तो आप, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, आपकी कोई बायसनेस नहीं है। और मैंने इवेल्युएट किया, इसका आंसर क्या था, ये नहीं, ये था इसका आंसर, तो मैंने इवेल्युएट किया कि भाई आप गलत हो,
तो ये ऑब्जेक्टिविटी हुई। सभी बच्चों ने जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका मैं करेक्ट करूंगी, जिन्होंने कुछ और दिया उनको मैं रॉन्ग कर दूंगी। ऑब्जेक्टिविटी हो गई, ठीक। अब सब्जेक्टिविटी ये हो गई ना भाई कि सब्जेक्टिविटी तो मतलब ये जैसे है कि ये पैसेज है, ये आपने लिखा है, ठीक, किसी और मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने लिखा है, उसको मैंने क्या किया 10 आउट ऑफ 10 दे दिया, मेरा फेवरेट कोई स्टूडेंट था, मतलब मैं बता रही हूँ, आपने लिखा मैंने आपको 6 आउट ऑफ 10 दिया, ये हो गई सब्जेक्टिविटी, मैंने भेदभाव कर दिया आपके साथ, ठीक है। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए रिसर्च एथिक्स में, है ना। और सब्जेक्टिविटी में आप भेदभाव कर सकते हो, क्योंकि अब इसीलिए तो होता है ना, जैसे हमारे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं टीचिंग के, एनटीए नेट का ही ले लेते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है, इसीलिए सब्जेक्टिविटी हटाई गई है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में बायसनेस हो जाती है ना। वहाँ पे हालांकि नाम वाम नहीं पता होता था, यूजीसी नेट में पहले क्या सब्जेक्टिव होते थे ना पेपर, बट ये होता था कि कुछ बच्चों को उसी उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो ज़्यादा मिल जाते थे, कुछ को कम, तो ये हुआ कि भाई ये सब हटाओ, ऑब्जेक्टिविटी लाओ, सब्जेक्टिविटी में बायसनेस हो रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, मतलब बी करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई गेस ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, ठीक है। आपका सारा कोर्स मैं कंप्लीट करा रही हूँ, इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं वो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट करना, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, till then stay happy and keep learning guys, tata, bye bye, take care.